स्टेटमेंट में जाने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। देखो जब जब ये है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैंने क्या डाला है, एक बैटरी डाला है और एक कंडक्टर है। ये सारा जो है पूरा ही कंडक्टर है, पर मैंने एक सेक्शन को बड़ा करके बनाया है, हालांकि जो पूरा सेक्शन है वो ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। तो क्या होता है, जब जब हम सर्किट में बैटरी डालते हैं तो बैटरी क्या करती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से एक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या करती है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। इसके वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। इसी मूवमेंट ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। देखो जब जब हम सर्किट में बैटरी डालते हैं वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, हाइट का जो डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस है, इधर से प्रेशर ज़्यादा है, इधर से प्रेशर कम है। वही काम बैटरी करती है। इसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है। इधर से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्जेस को इधर से पुश करती है बैटरी, और इधर से चार्जेस को बैटरी पुल करती है। वो बैटरी का काम है, फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इधर से पुश और इधर से पुल। इसके वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, चार्जेस मूव करना स्टार्ट करती है। देखो जैसे ही चार्जेस मूव करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली हमें चार्जेस का मूवमेंट यानी इलेक्ट्रिक करंट क्यों मिला, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस ना होता तो नहीं मिलता। तो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से हमको करंट देखने को मिलता है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ना हो तो इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर ना हो तो चार्ज मूव नहीं करेगी, और चार्ज मूव नहीं करेगी तो हमको करंट नहीं मिलेगा। तो दो क्वांटिटीज़ के ऊपर हमको ध्यान देना है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, इसको वोल्ट बोला जाता है, और करंट यानी I, इसको हम एम्पियर, इसका यूनिट है एम्पियर। तो ये दो क्वांटिटीज़ के बारे में हम ओम्स लॉ में बताया गया है। ओम्स लॉ में इस दो क्वांटिटी के बारे में बताया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट से किस तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने बताया किस तरह कनेक्टेड है, वही चीज़ को ओम्स लॉ बताता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, अभी हम ओम्स लॉ का डेफिनेशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आप चाहे तो इस चीज़ को लिख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बराबर बना रहे। ओके, मिटा देते हैं और हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट को हम दो हिस्सों में बांट लेंगे। ओके, पहला क्या है, इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर केप्ट कांस्टेंट। कोई भी एक जो कंडक्टर होता है, मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का कुछ क्वांटिटीज है, जैसे कि कंडक्टर का एक लेंथ होता है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, उसका एक मटेरियल होता है और उसका एक टेम्परेचर होता है। मटेरियल यानी वो किस चीज़ से बना है, एल्युमिनियम का वायर है या फिर कॉपर का वायर है, क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमको नहीं बदलना है। उसका लेंथ नहीं बदलना है, उसका हम लेंथ नहीं बदलेंगे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदलेंगे, उसका मटेरियल नहीं बदलेंगे, उसका टेम्परेचर हम नहीं बदलेंगे। ये सारा क्वांटिटीज, चार क्वांटिटीज़ को फिक्स्ड रखना है। फिर जाके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और वहाँ से रिजल्ट निकालेंगे। तो ओम्स लॉ समझने से पहले हमको जान लेना है कि ओम्स लॉ किस बारे में बताता है, एक कंडक्टर के बारे में बताता है, जो कंडक्टर का ये सारा क्वांटिटीज फिक्स्ड है। अगर आप लेंथ को फिक्स नहीं रखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फिक्स नहीं रखेंगे, मटेरियल को फिक्स नहीं रखेंगे, टेम्परेचर को फिक्स नहीं रखेंगे, तो ओम्स लॉ विल नॉट वर्क। तो टू वर्क मतलब अगर हम चाहें कि ओम्स लॉ वर्क करे तो एक कंडक्टर का इन सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट रखेंगे, फिर जाके हम ओम्स लॉ को समझ पाएंगे। ओके, अच्छा, पहला पार्ट हो गया है। अभी सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट ही ओम्स लॉ का एक्चुअल, जो ओम्स लॉ का एक्चुअल कॉन्सेप्ट वो सेकंड पार्ट में है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। आप बेसिकली इस पार्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। पहले पार्ट को आप अलग से याद रखना, सेकंड पार्ट के ऊपर ध्यान दो। करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तीन वर्ड के ऊपर हमको ध्यान देना है, करंट, प्रोपोर्शनल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी मान लेते हैं किसी एक कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है V और करंट है I, तो ओम्स लॉ क्या बताता है, करंट और
पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्या होगा, रिलेटेड होगा। कैसे रिलेटेड होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। अभी हम ये है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है उससे प्रोपोर्शनल होगा। अभी हम इसका मतलब समझेंगे। ओके, मतलब समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल का हेल्प लेंगे। अगर आप इस एग्जाम्पल को समझेंगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखो, दो कंटेनर है, एक में पानी का लेवल ज़्यादा है, एक पानी का लेवल कम है, और एक चैनल से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा हाइट होने के कारण यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो एक प्रेशर डिफरेंस होगा, इधर ज़्यादा इधर कम, इसलिए पानी इस साइड से इस साइड फ्लो करेगी। ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा, वाटर करंट मिलेगा, क्योंकि एक प्रेशर डिफरेंस है इसलिए वाटर करंट। तो प्रेशर डिफरेंस क्यों, सॉरी, वाटर करंट क्यों है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है इसलिए वाटर करंट है। अभी प्रेशर का जो डिफरेंस है, देखो, वो एच हाइट के लिए है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा, एच हाइट ज़्यादा है, मान के चलो कि अभी वाटर करंट है आई और प्रेशर डिफरेंस है एच। अभी इसको अगर हम डबल कर दें, यहाँ पे वाटर हम ज़्यादा डाल दें, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर डबल हो जाएगा पहले से। ओके, प्रेशर डिफरेंस डबल हो जाएगा, और जो पानी का जो फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो, किस रेट से वाटर इस साइड से इस साइड जा रही है, वो भी डबल हो जाएगा। फिर ये H2H बन जाएगा, जो प्रेशर डिफरेंस है 2H हो जाएगा। फिर करंट भी, वाटर करंट भी क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा। अगर हम इसको 3 गुना बढ़ा दें तो प्रेशर डिफरेंस भी 3 गुना बढ़ जाएगा, और पहले से वाटर करंट भी 3 टाइम्स हमको देखने को मिलेगा। वही उसी चीज़ को ओम्स लॉ में बताया गया है। ये है एग्जाम्पल, इससे हम इसको समझेंगे। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो मैंने यहाँ पे कुछ चार्जेस, बैटरी में कुछ चार्जेस डाला है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस। इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस मान के चलो है मान के चलो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान के चलो V, पोटेंशियल डिफरेंस है V, और हमको करंट, इसके वजह से हमको करंट मिल रहा है I। ओके, अभी ओम्स लॉ ये कहता है, अगर इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम डबल कर दें, डबल कर देने का मतलब यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस इस साइड में मैं डाल देता हूँ और ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, बैटरी पहले जितना फोर्स से पुश कर रही थी और पुल कर रही थी वो डबल हो जाएगा। तो हमको करंट भी, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम्स बढ़ा दें तो करंट भी हमारा 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर हम इधर और थोड़ा चार्जेस डाल दें, पॉजिटिव 3 टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर नेगेटिव चार्जेस डाल दें, तो बैटरी का जो फोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बढ़ा दिया है, बैटरी का जो इधर से फोर्स है पुश और इधर से पुल है, वो 3 टाइम्स हो गया है। तो करंट भी क्या हो जाएगा, अभी हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिकल फोर्स उतना पावरफुल होगा, और मूवमेंट ऑफ चार्जेस जिस स्पीड से, जिस रेट से मूव कर रही है उसका स्पीड बढ़ जाएगा। करंट बढ़ना यानी चार्जेस का स्पीड बढ़ना, ज़्यादा रेट से, स्पीड से करंट फ्लो करेगी। तो करंट एक्चुअली रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओ तो फोर्स बढ़ेगा, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्जेस किस रेट से इधर पास कर रही है वो फ्लो स्पीड बढ़ जाएगा। तो यही ओम्स लॉ में बताया गया है। ये जो पोटेंशियल प्रोपोर्शनलिटी वर्ड का मतलब है, इसका मतलब है इसको अगर आप बढ़ाओ तो ये भी क्वांटिटी बढ़ेगा। इसीलिए मैंने ये वाला बनाया है कि V था पहले पोटेंशियल डिफरेंस V, उसके लिए करंट I। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2V हो जाएगा तो करंट 2I हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 3V हो जाएगा तो करंट 3I हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप 100V कर दो तो करंट 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसको हम जितना टाइम्स बढ़ाएंगे ये उतना टाइम्स बढ़ेगा, इसको हम जितना टाइम्स घटाएंगे ये उतना टाइम्स घटेगा। यही ओम्स लॉ में एक्चुअल में बताया गया है। ठीक है, अभी थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, जो कि आप इस एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से इसको समझते हैं। देखो, मान के चलो कि कभी पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू है 5 वोल्ट और करंट हमको मिल रहा है मान लो कि 1 एम्पियर। ठीक है, ओके, अभी पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड करो, पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड करते हैं। ओके, चलो, I है हमारा 1 एम्पियर। अभी क्या करते हैं, V को I से डिवाइड करते हैं। देखो, 5/1 इक्वल टू क्या होगा, 5। अभी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने 10 वोल्ट कर दिया है, तो हमको ओम्स लॉ बताता है कि करंट भी पहले से क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। अभी फिर से V को I से डिवाइड करो,
देखो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर, फिर से 5 आएगा। फिर से पोटेंशियल डिफरेंस को हम 100V कर देते हैं, तो मैंने 5V से 100V यानी 20 टाइम्स बढ़ाया है इसको। V को हमने कितना टाइम्स बढ़ाया, पहले था 5 वोल्ट, अभी 100, यानी हमने इसको 20 टाइम्स बढ़ाया। तो I भी क्या हो जाएगा 20 टाइम्स, यानी 1 एम्पियर से 20 एम्पियर हो जाएगा। फिर से डिवाइड करो V को I से, देखो कितना आएगा, 100 को हम 20 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो हमेशा V को I से जब भी डिवाइड करते हो तो आपको 5 मिलता है। यही है मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ ओम्स लॉ। ये जो आपने लिखा है, मैंने लिखा है ना V प्रोपोर्शनल टू I, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि कभी भी आपको अगर V को आप I से अगर डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। यही है ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एग्जैक्ट मीनिंग। जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं, आई होप समझ चुके हैं। उसको अगर आप मैथमेटिकली समझना चाहते हो तो आपको समझना है कि V को अगर I से हम डिवाइड करें तो हमेशा हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा। तो हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? ओके, लेट्स सी। इसका हम अभी इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन एस्टैब्लिश करेंगे कि ओम्स लॉ का एक्चुअली इक्वेशन क्या है। V को अगर I से, देयरफॉर V को I से अगर हम डिवाइड करते हैं, हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, हमारे कांस्टेंट आएगा। अभी ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, वो डिपेंड करता है इस कंडक्टर के ऊपर। कंडक्टर अगर बदल जाए, यानी उसका लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल बदल जाए, टेम्परेचर बदल दो, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ को बदल दो तो ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है ये भी बदल जाएगा। यानी दिस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है उसका लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर। याद रखना, ये जो कांस्टेंट आएगा, V को I से डिवाइड करने से जो कांस्टेंट आएगा वो बेसिकली वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर के ऊपर, यानी कंडक्टर का लेंथ के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके चलो अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलो हम लिखते हैं इस कांस्टेंट को, लिखते हैं K लिखते हैं। ओके, और अभी हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये कांस्टेंट एक्चुअल में है क्या, कांस्टेंट एक्चुअल में है क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अभी देखो K जो हमारा V को I से डिवाइड करने से जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो कांस्टेंट है क्या, किस चीज से रिलेटेड है, क्या है, वो भी जानने का कोशिश करेंगे। देखो इस यहां पे फोकस करो बच्चों। मान लो कि मैंने V लगाया है, ये फिक्स, इसको फिक्स मन में, इसको फिक्स रखो, ठीक है। अगर K का वैल्यू ज़्यादा हो तो I का वैल्यू कम होगा, अगर K का वैल्यू ज़्यादा हो तो I का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अगर K का वैल्यू कम हो तो I का वैल्यू ज़्यादा होगा। यानी K एक ऐसा चीज़ है इस कंडक्टर में छुपा हुआ, एक ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा हो तो करंट कम मिलता है और जो कम हो तो करंट ज़्यादा मिलता है। देखो बच्चों, हर कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस यानी जब चार्जेस फ्लो करती है ना तो उसको ऑपोजिशन मिलता है। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, और भी एटम्स है, वो खाली जगह थोड़ी है। कंडक्टर के अंदर का अगर हम सोचें कि उसका अंदर का बनावट क्या है, वहाँ पे एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा है। अभी जब फ्लो करती है चार्जेस तो वो टकराती है, ठीक है। इससे उसको क्या मिलता है, ऑपोजिशन मिलता है, यानी उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, बाधा मिलता है। मान लो कि आप बाइकिंग कर रहे हो रोड पे और बहुत सारा स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, गड्ढा है, तो वो गड्ढा क्या करेगा, आपका स्पीड को कम करने का कोशिश करेगा। तो वो गड्ढा या फिर जो स्पीड ब्रेकर है, बम्पर है, उसको हम क्या मान के चल सकते हैं, उसको रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। ठीक उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो करती है तो वो टकराती है हमेशा, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हर कंडक्टर में एक रेजिस्टेंस होता है। अभी सोचो ध्यान लगा के, अगर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में ज़्यादा हो तो करंट कम होगा, अगर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में कम हो तो करंट ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट कम, क्योंकि चार्जेस उतना स्पीड से मूव नहीं कर पाएगी अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। अगर रेजिस्टेंस कम हो तो करंट, इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस बहुत स्पीड से मूव करेगी तो करंट हमको ज़्यादा मिलेगा। तो अभी इस पे आ जाओ। अगर K ज़्यादा हो
तो आई कम आता है, और के कम हो तो आई ज़्यादा आता है, क्योंकि वी को हमने मन में कांस्टेंट रखा है। यानी के और रेजिस्टेंस सेम चीज़ है, क्योंकि के रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम, और यहाँ पे भी के ज़्यादा होने से करंट कम। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम मिलेगा, यहाँ पे अगर हम के को ज़्यादा कर रहे हैं तो आई हमें कम मिलेगा। यानी के और कुछ नहीं, रेजिस्टेंस ही है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको के नहीं लिख के क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस लिखेंगे। के V is equals to Ri. K is nothing but resistance. ठीक है, दैट्स ऑल। V इक्वल टू IR। यहाँ पे आके हमारा ओम्स लॉ का बेसिक जो पूरा चीज़ है वो ख़त्म होता है। यानी ओम्स लॉ से हमें क्या मिलता है, एक बार समराइज कर लें। ओम्स लॉ एक सर्किट है जहाँ पे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, और एक हमको करंट मिला है, और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है। तीन क्वांटिटी, एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है, हमको करंट मिला है, और हर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू आई आर। ओके, दैट्स इट। V इक्वल टू आई आर, ये है हमारा ओम्स लॉ का फाइनल चीज़। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो का जितना सारा जो क्वेश्चंस एंड PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।